सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NSM सीरीज 5 है यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा। ये कोर्स उतनी डिफिकल्ट है भी नहीं, आप चाहे तो इस कोर्स को सिर्फ 7 दिन में भी क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.secretsofstockmarket.in। यहाँ पर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करके कई तरह का मॉक टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। जब आप NISM 5 का एग्जाम देंगे तो एक ही बार एग्जाम देके आप अपना सर्टिफिकेशन पा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं ये जो कोर्स है ये NISM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ऑफर करती है। इस कोर्स का अपनी सिलेबस भी है और जैसे कि मैंने कहा इस सिलेबस का हर एक चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पर मैं चैप्टर 4 यानी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर की वेटेज है 10। इसका मतलब NISM की एग्जाम में इस चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन मिल सकती है। तो आप समझ गए होंगे ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि इस चैप्टर के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एजेंडा के बारे में। एजेंडा में सबसे पहला जो टॉपिक होगा इंडिया में रेगुलेटर्स के बारे में बताऊंगा और उसका रोल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका रोल क्या है सिक्योरिटीज मार्केट में। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड मार्केट में क्या काम है उसका, वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसके लिए AMC का जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी दूंगा। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अगर किसी भी इन्वेस्टर का अगर किसी भी तरह की कोई खेद है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है यानी इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा इंटरमीडिएटरीज के लिए MP का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दूंगा। एजेंडा के हिसाब से सबसे जो पहला टॉपिक है रोल ऑफ रेगुलेटर्स इन इंडिया यानी इंडिया में कौन सी रेगुलेटर्स है और उसकी रोल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में कई तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल है। जब कोई कंज्यूमर यानी इन्वेस्टर इस तरह का प्रोडक्ट और सर्विस को पाना चाहते हैं, उसके लिए पैसा निवेश करते हैं, उसका अपना इंटरेस्ट होती है। अब सवाल है कंज्यूमर यानी इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, सेफगार्ड कौन देगा। इसीलिए इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर्स होती है। रेगुलेटर इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करने में भी इसी तरह मदद करती है। रेगुलेटर कंज्यूमर यानी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, सेफगार्ड देती है ताकि उसके साथ कभी किसी भी तरह की कोई चीट ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, इसी तरह उसको बचाती है। लेकिन सवाल है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में कितने रेगुलेटर हैं। देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं इंडिया में 4 रेगुलेटर हैं। सबसे जो पहला रेगुलेटर है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तीसरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटर है IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चौथी और आखिरी रेगुलेटर PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सभी रेगुलेटरी बॉडी का अपना अलग अलग काम होती है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक लाइन में किसका क्या काम है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो काम है बेसिकली बैंकिंग सिस्टम और उसके साथ साथ मनी मार्केट को रेगुलेट करना। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो काम है सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। सिक्योरिटीज मार्केट यानी जहां पर शेयर बाय सेल होती है, म्यूचुअल फंड बाय सेल होती है, बॉन्ड्स बाय सेल होती है, इस तरह के मार्केट को रेगुलेट करना। IRDAI बेसिकली इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करती है और PFRDAI बेसिकली पेंशन मार्केट को रेगुलेट करती है। इन चारों रेगुलेटर में हमारी जो काम की रेगुलेटर है वो सेबी है क्योंकि सेबी सिक्योरिटीज मार्केट को लेकर काम करती है। बाकी RBI, IRDAI या फिर PFRDAI इन सारे हमारे काम की चीज नहीं है। तो आगे चल के हम लोग सेबी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि सेबी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे सेबी का रोल क्या है यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रोल क्या है। देखिए इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट जो है उसको सेबी रेगुलेट करती है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। सिर्फ यही काम नहीं है, उसके साथ साथ और भी कई तरह का एंटिटीज होती है। म्यूचुअल फंड होती है, डिपोजिटर्स, कस्टोडियंस, RTA यानी रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट, और भी कई तरह का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इन सभी को सेबी रेगुलेट करती है। तो सेबी का बेसिक फंक्शन क्या है, तो चलिए बात कर लेते हैं सेबी का बेसिक फंक्शन के बारे में। तो 3 इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन है। सबसे पहला जो फंक्शन है सिक्योरिटीज मार्केट में जो इन्वेस्टर पैसा निवेश करते हैं उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहला काम है ताकि इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरह की फ्रॉड ना हो, चीट ना हो, उसका पैसा सुरक्षित रहे। इसी तरह सेबी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है, सेफगार्ड देती है।
दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्योरिटीज मार्केट को डेवलप करना, उसको प्रमोट करना ताकि इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ हो। और तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, क्योंकि यहाँ पे कई तरह का एंटिटीज होती है, जैसे कि मैंने कहा डिपॉजिटरी होती है, कस्टोडियन होती है, ट्रस्टीज होती है, आरटीएस होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है। इन सभी को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना। आशा करता हूं आपको समझ में आया। अब हम लोग सेबी का रेगुलेटरी रिफॉर्म के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, तो म्यूचुअल फंड मार्केट को भी सेबी रेगुलेट करती होगी। 1996 में सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशन इशू की है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 कहते हैं। तो समय समय पर कई तरह का रेगुलेशन सर्कुलर्स के माध्यम से इस रेगुलेशन का अमेंडमेंट भी की जाती है, यानी कई तरह का अगर कोई चेंजेस की जरूरत पड़ती है तो समय समय पर उसको की जाती है। अब सवाल है सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में किस चीज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करेंगे स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इसके बारे में, यानी जब कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च होती है तो उसकी ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कौन सी है उसके बारे में यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है। तो मैं आपको बता दूं, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बेसिकली 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होती है, जैसे कि एसआईडी सीट, एसएआई साइन और केआईएम कीम। ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स है इसको हम लोग स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। अब ये 3 जो डॉक्यूमेंट्स है इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें कंटेंट क्या होना चाहिए, ये टोटली डिटेल्स सेबी द्वारा प्रिस्क्राइब होती है। सेबी बताती है आपको इस तरह फॉर्म बनानी हो। जितने भी एएमसी कंपनीज हैं उस फॉर्मेट को यूज करते हैं अपना फॉर्म बनाने के लिए, अपना डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। तो इन सारे चीज के बारे में सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में क्लियरली लिखी गई है। अगर कोई स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का कभी भी अगर कोई अपडेट होती है उसको भी समय समय पर पब्लिकेशन करना चाहिए। कब पब्लिकेशन करना चाहिए, कहां पर पब्लिकेशन करना चाहिए, इन सारे चीज के बारे में डिटेल्स में लिखी गई इस रेगुलेशन में। स्कीम का जो परफॉर्मेंस है उसको टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करना, उसके साथ साथ प्राइस रिटर्न इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करना, इन सारी चीज के बारे में भी प्रोविजन इस रेगुलेशन में है। अब बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कई तरह का की प्लेयर्स होती है, उसको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी होती है, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्पॉन्सर, ट्रस्टीज, इन सभी को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी प्रोसेस क्या है, हर चीज के बारे में जानकारी इसी रेगुलेशन के अंदर है। सिर्फ यही नहीं है, उसके साथ साथ एएमसी अगर कोई दूसरी कंपनी के साथ मार्जिंग होती है या फिर एएमसी का मैनेजमेंट का किसी भी तरह की कोई चेंजेस होती है तो उसको कैसे किया जाता है, उसका भी टोटल डिटेल्स इस रेगुलेशन के अंदर है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कन्वर्जन और कंसोलिडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम के बारे में। देखिए सेबी के रेगुलेशन और सर्कुलर के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसी भी स्कीम अगर दूसरी स्कीम के साथ अगर मर्जर होती है उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीडियर क्या है, और स्कीम का जो परफॉर्मेंस है उसको डिस्क्लोज करने का प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज का जो प्रोविजन है वो सभी रेगुलेशन के अंदर है। स्कीम का कैटेगराइजेशन, रेजोल्यूशन क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे स्कीम का अलग अलग जो कैटेगरीज होती है उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इन सभी चीज के बारे में डिटेल्स प्रोविजन इसी रेगुलेशन के अंदर है। अगर कोई एएमसी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, समय समय पर कहां से अप्रूवल मिलेगी, कब इसका अप्रूवल लेना चाहिए, इन सारी चीज के बारे में इस रेगुलेशन के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग नॉर्म्स के बारे में। देखिए म्यूचुअल फंड में ट्रांसपेरेंसी फैक्टर काम करती है। इन्वेस्टर को अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, एडुकेट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर उस चीज को देखे और देखने के बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सके। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी फैक्टर काम करती है। इसीलिए सेबी ने इसका प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई है इस रेगुलेशन में, जहां पर बोला गया है कि हर चीज का प्रॉपर डिस्क्लोजर, रिपोर्टिंग नॉर्म्स कैसी होनी चाहिए, इन सभी चीज के बारे में रेगुलेशन में कहा गया है। डिस्क्लोज करने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, मैनर्स से फ्रीक्वेंसी है, इन सभी चीज को सेबी द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। देखिए मार्केट में जब पैसा निवेश होती है तो ऑपरेशनल रिस्क रहती है, तो इसको मैनेज करने के लिए सेबी ने डिटेल्स गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी जब म्यूचुअल फंड का जो पैसा है उसको मार्केट में निवेश करती है तो उसके लिए मैक्सिमम कितना एक्सपोजर ले सकती है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोविजन इस रेगुलेशन के अंदर है, ताकि इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो का बेनिफिट मिले। सिर्फ यही नहीं, उसके साथ साथ अगर कोई इन्वेस्टर डेब्ट म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो उसके लिए सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बनाने का भी एक प्रोविजन इस रेगुलेशन के अंदर है। आपको पता है 2008 में क्रेडिट क्राइसिस हुई थी, जहां पर म्यूचुअल फंड का जो यूनिट होल्डर है उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने सेग्रीगेट पोर्टफोलियो का एक प्रोविजन बनाई थी, जहां पर सभी इन्वेस्टर को लिक्विडिटी रिस्क रिलेटेड बेनिफिट मिली थी, और सारी चीज इस प्रोविजन के अंदर लिखी गई है।
आपको पता है 2008 में ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस हुई थी, तो इस समय भी सेबी कई तरह का रेगुलेटरी रिफॉर्म लाई थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि एफएमपी यानी फिक्स मैच्योरिटी प्लान के बारे में, इस तरह की स्कीम को प्री मैच्योर्ड रिडेम्पशन करने का परमिशन नहीं थी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा गवर्नेंस नॉर्म के बारे में। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में गवर्नेंस नॉर्म्स के बारे में डिटेल्स कहा गया है। ऑडिट कमिटी फॉर्मेशन के बारे में, वैल्यूएशन कमिटी फॉर्मेशन के बारे में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या होना चाहिए उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स लिखी गई है। ट्रस्टी का रोल क्या होना चाहिए, म्यूचुअल फंड स्कीम में मिनिमम कितने इन्वेस्टर होना चाहिए, स्कीम का परफॉर्मेंस का बेंचमार्क क्या होना चाहिए, म्यूचुअल फंड का सिस्टम ऑडिट किस तरह होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में म्यूचुअल फंड का रोल क्या होना चाहिए, इन सभी चीज के बारे में प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में डिटेल्स में प्रोविजन इस रेगुलेशन के अंदर है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज के बारे में। देखिए म्यूचुअल फंड का जो पैसा है, एक फंड मैनेजर उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करेगा उसका भी प्रॉपर प्रोविजन इसके अंदर है। जैसे कि इक्विटी मार्केट में, डेब्ट मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, डेरिवेटिव मार्केट में, तो यहाँ पर कैसे निवेश करे, कितना निवेश करे, इसका भी प्रॉपर प्रोविजन इस रेगुलेशन के अंदर है। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ नेट एसेट वैल्यू यानी नैब का कैलकुलेशन करने का प्रोसेस, उसको डिस्क्लोज करने का प्रोसेस, नैब का राउंडिंग ऑफ करना, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का जो काट ऑफ टाइमिंग क्या होना चाहिए, स्टैंपिंग टाइमिंग क्या होना चाहिए, जब यूनिट्स को हम लोग बाई करते हैं म्यूचुअल फंड की, या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स हम लोग सेल करते हैं, तो उसका प्राइस कैलकुलेशन करने का जो यूनिफॉर्मिटी, उसके बारे में प्रॉपर प्रोविजन इस रेगुलेशन के अंदर है। उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड स्कीम में जो इन्वेस्टर पैसा निवेश करते हैं, उस पैसे को जो सिक्योरिटीज में निवेश की जाती है उसका प्रॉपर वैल्यूएशन करने का भी प्रोसेस इस रेगुलेशन के अंदर प्रोविजन लिखी गई है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा लोड्स, फीस और एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए म्यूचुअल फंड रिलेटेड जो भी चार्जेस है, फीस है, एक्सपेंसेस है, लोड्स है यानी लोडिंग चार्जेस है, उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो पेएबल कमीशन है, इन सभी चीज को प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना, इसका प्रोविजन इस रेगुलेशन के अंदर है। अब मैं आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीड्यूर के बारे में बताऊंगा। अगर एएमसी को डिविडेंड मिलती है तो उस डिविडेंड को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन्वेस्टर को, उसका प्रॉपर प्रोसीड्यूर का प्रोविजन इस रेगुलेशन के अंदर है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल जो सरप्लस है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका नॉर्म्स क्या है, जहां से इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया जाएगा, उसका रेगुलेशन, गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, सभी का प्रोविजन इस रेगुलेशन के अंदर है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट बाय स्कीम के बारे में। देखिए म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो कहां पर निवेश किया जाएगा, उसका रेस्ट्रिक्शन अगर कुछ भी है या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई लिमिट्स है, इन सभी चीज के बारे में प्रॉपर गाइडलाइंस, सर्कुलर्स इस रेगुलेशन के अंदर है। उसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट में क्या चीज कवर कर सकते हैं, कौन सी चीज कवर नहीं कर सकते, स्टैट्यूटरी एडवर्टीजमेंट का फ्रीक्वेंसी क्या है, एडवर्टीजमेंट में डिस्क्लेमर क्या होना चाहिए, रिस्क फैक्टर क्या है, इन सभी चीज के बारे में बताना जरूरी है। उसके रिलेटेड जो प्रोविजन है उन सभी चीज सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में लिखी गई है। इसके बाद इन्वेस्टर राइट और ऑब्लिगेशन के बारे में भी बात करेंगे। जब कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो इन्वेस्टर का राइट कहां पर होती है, जैसे कि अकाउंट स्टेटमेंट उसको कब मिलेगी, अगर म्यूचुअल फंड को रिडीम किया जाता है उसका पे आउट कब मिलेगी, अगर किसी भी तरह की कोई डिले होती है ऐसे केसेस में पेनल्टी कब लगती है, और लिक्विड फंड में अगर कोई पैसा निवेश करते हैं उसका इंस्टेंट एक्सेस फैसिलिटी मिलना बहुत ही जरूरी है। इन सभी चीज का जो प्रोविजन है इस रेगुलेशन के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में। देखिए कोई भी इंटरमीडिएट्स अगर काम करती है तो ऐसे केसेस में उसके लिए कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए, कौन सी रजिस्ट्रेशन करना होगा, अगर किसी भी तरह की उसको सीपीई प्रोग्राम यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम अगर उसको अटेंड करना है, इन सभी चीज के बारे में इस रेगुलेशन के अंदर में डिटेल्स दी गई है। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रांजैक्शन इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स के बारे में, जहां पर प्रोविजन में क्लियरली मेंशन की गई है कि ट्रांजैक्शन कैसे होगी, किसके थ्रू होगी, क्या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या फिर और किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ऐसे केसेस में डॉक्यूमेंट्स कौन सा होना चाहिए, आरटीए या फिर एएमसी उसको प्रिजर्व करेगी, केवाईसी नॉर्म्स क्या होना चाहिए, इन सभी चीज के बारे में प्रोविजन में लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड के बारे में, यानी इन शॉर्ट इसको हम लोग CDMDF कहते हैं, जहां पर रजिस्ट्रेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में कहा गया है, इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन के बारे में कहा गया है, रिस्क मैनेजमेंट, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग एंड कॉम्प्लायंस ऑब्लिगेशन, इन्वेस्टर एलिजिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन
और उसके साथ साथ फंड मैनेजमेंट और गवर्नमेंट नॉर्म्स के बारे में भी प्रोविजन में लिखी गई है। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म, यानी इन शॉर्ट इसको हम लोग ईओपी कहते हैं। इसके बारे में प्रॉपर प्रोविजन इस रेगुलेशन के अंदर है। तो ईओपी कब एप्लीकेबल कर सकते हैं, इसकी स्कोप क्या है, कैटेगरीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका ऑनबोर्डिंग और इंटीग्रेशन का प्रोसेस क्या है, ईओपीज का राइट और ऑब्लिगेशन क्या हो सकती है, ट्रांजैक्शन एंड ऑनबोर्डिंग फीस क्या होना चाहिए, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, उसके बारे में प्रोविजन है। अगर किसी भी तरह की इंटरेस्ट का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है उसको हैंडल कैसे किया जाए, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स और डिस्क्लोजर के बारे में पूरे के पूरे प्रोविजन इस रेगुलेशन के अंदर लिखी गई है। तो चलिए म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं। तो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में कई तरह का एप्लीकेबल गाइडलाइंस अवेलेबल है, और इस तरह का गाइडलाइंस को समय समय पर अमेंडमेंट भी होती यानी चेंजेस भी की जाती है। अब सवाल है, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के आधार पे अगर कोई भी सर्कुलर्स आती है तो उसको हम लोग चेक कैसे करें, कहाँ से डाउनलोड करें। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर बता दूं, किसी भी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव अगर किसी भी तरह की कोई भी सर्कुलर्स आती है, इस तरह की सर्कुलर्स को सेबी अपना वेबसाइट पे पब्लिश करती है। सेबी का वेबसाइट है www.sebi.gov.in। इस वेबसाइट को विजिट करना है और म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाना है, और वहां पर जाके जितने भी सर्कुलर्स अवेलेबल है उस सर्कुलर्स का लिस्ट आप देख सकते हैं। और अगर आपको मास्टर सर्कुलर्स चाहिए तो ऐसे केसेस में इस वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, और एक चीज मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड आरबीआई रेगुलेशन के साथ कॉम्प्लाई होकर काम करती है, क्योंकि आपको पता है आरबीआई मनी मार्केट में काम करती है। अगर कोई इन्वेस्टर इंडिया के बाहर से अगर निवेश करना चाहते हैं, यानी ऐसा कोई इन्वेस्टर है जो इंडियन रेसिडेंट नहीं है, अगर वो पैसा निवेश करना चाहते हैं इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट में तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में रेमिटेंस की काम आती है, यानी फॉरेन करेंसी इनवर्ड आउटवर्ड होती है। जब विदेश से इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश होती है तो फॉरेन करेंसी इनवर्ड होती है, और जब म्यूचुअल फंड रिडीम होती है ऐसे केसेस में फॉरेन करेंसी आउटवर्ड होती है, यानी मनी मार्केट के साथ काम करना पड़ता है। इसीलिए आरबीआई का रेगुलेशन के साथ कॉम्प्लाई होकर म्यूचुअल फंड कंपनीज को काम करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं है, म्यूचुअल फंड को एक्सचेंज का रूल्स के साथ कॉम्प्लाई होकर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च की जाती है और उसको एक्सचेंज में लिस्टिंग की जाती है बेचने के लिए, तो ऐसे केसेस में एक्सचेंज का जो रेगुलेशन है, एक्सचेंज का जो रूल है, उसके साथ कॉम्प्लाई होकर काम करना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टर एक्सचेंज से म्यूचुअल फंड का यूनिट्स खरीद सकते हैं। अब मैं आपको म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में जो पैसा कलेक्शन होती है पब्लिक से यानी इन्वेस्टर से, उस पैसों को कहीं ना कहीं निवेश किया जाता है। अब वो कहाँ पर निवेश किया जाएगा, कहाँ पर निवेश नहीं किया जाएगा, कितना निवेश कर सकते हैं, निवेश करें तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी किस तरह होगी, उसका नॉर्म क्या है, इन सारे चीज के बारे में सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में लिखी गई है। तो चलिए उन सारे रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड का जो जनरल रिस्ट्रिक्शन है उसके बारे में। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन, म्यूचुअल फंड का पैसा डिलीवरी बेसिस में सिक्योरिटीज को बाय और सेल करने के लिए निवेश होती है। डिलीवरी बेसिस में जो सिक्योरिटीज को म्यूचुअल फंड के पैसों से बाय किया जाता है उसको तुरंत ही म्यूचुअल फंड के नाम पे ट्रांसफर किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन, म्यूचुअल फंड का पैसा कभी भी किसी भी लोन के रूप में किसी को भी एडवांस नहीं दिया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है, अगर किसी एसोसिएट का या फिर स्पॉन्सर का ग्रुप ऑफ कंपनीज में म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो कंपनी अनलिस्टेड है या फिर प्राइवेटली प्लेस सिक्योरिटीज है, ऐसे केसेस में फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड है, यानी इस तरह का अनलिस्टेड और प्राइवेटली प्लेस सिक्योरिटीज में म्यूचुअल फंड का पैसा निवेश नहीं होती है। लेकिन अगर स्पॉन्सर का ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ऐसे केसेस में सेबी के कंडीशन के अनुसार स्कीम की नेट एसेट वैल्यू का मैक्सिमम 25% निवेश किया जा सकता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा उसी म्यूचुअल फंड कंपनी का दूसरी स्कीम में, वो सिमिलर टाइप भी हो सकती है या फिर दूसरी अलग टाइप के म्यूचुअल फंड भी हो सकती है, अगर निवेश करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, स्कीम का जो नेट एसेट वैल्यू है उसका मैक्सिमम 5% निवेश कर सकते हैं। इस तरह की केस में सेम कंपनी का दूसरी म्यूचुअल फंड में निवेश हो रही है, इसीलिए अलग से कोई फीस चार्ज नहीं किया जाएगा, और इस तरह की जो प्रोविजन है फंड ऑफ फंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और लास्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन मैं आपको बताऊंगा, किसी भी स्कीम का म्यूचुअल फंड जो होती है वो उस कंपनी का पेड अप कैपिटल यानी वोटिंग राइट वाला जो पेड अप कैपिटल है उसका 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये सारे जनरल रेस्ट्रिक्शन म्यूचुअल फंड की है।
जब म्यूचुअल फंड का पैसा किसी मार्केट में निवेश होती है, इन सारी चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड का पैसा अगर डेब्ट सिक्योरिटीज में निवेश की जाती है तो वैसे केसेस में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है, म्यूचुअल फंड का पैसा जब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होती है तो देखना पड़ेगा अगर वो सिंगल इशूअर है, चाहे वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो या फिर नॉन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा उसका जो रेटिंग है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में स्कीम का टोटल नेट एसेट वैल्यू का मैक्सिमम 10% अमाउंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जा सकता है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एएमसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से अगर अप्रूवल दे रखता है तो ऐसे केसेस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10% से बढ़ाकर 12% तक एक्सटेंड की जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन है, म्यूचुअल फंड का पैसा कभी भी अनलिस्टेड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में निवेश नहीं किया जा सकता, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स में। अगर वो अनलिस्टेड है तो उसमें पैसा निवेश नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर में निवेश किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सेबी का जो कंडीशन है, टर्म्स है, उसके अनुसार मैक्सिमम स्कीम का डेब्ट पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 10% निवेश किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, अगर म्यूचुअल फंड का पैसा किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक का शॉर्ट टर्म डिपॉजिट में निवेश किया जाता है वो भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा स्कीम का नेट एसेट वैल्यू का मैक्सिमम लिमिट है 15%, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ट्रस्टी से पहले से अगर अप्रूवल लेके रखता है, ऐसे केसेस में 15% को बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20% तक किया जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे केसेस में किसी भी तरह की मैनेजमेंट फीस एप्लीकेबल नहीं है, यानी चार्ज नहीं कर सकते। और आखिरी और इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है, डेब्ट सिक्योरिटीज मार्केट में अगर ओपन एंडेड डेब्ट फंड है, उसका पैसा लिक्विड एसेट में निवेश करना चाहते हैं तो कॉर्पस की कम से कम 10% निवेश करना चाहिए। अगर ये कंडीशन पहले से अगर फुलफिल हो जाती है तो वैसे केसेस में लिक्विड और ओवरनाइट फंड में इस तरह की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। देखिए, म्यूचुअल फंड का पैसा अगर इक्विटी मार्केट में निवेश होती है तो वैसे केसेस में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होती है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है, म्यूचुअल फंड का पैसा अगर इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश होती है तो उस तरह का सिक्योरिटीज लिस्टेड होना पड़ेगा या फिर टू बी लिस्टेड होना पड़ेगा। किसी भी तरह की नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज में पैसा निवेश नहीं किया जा सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है ईएलएसएस के बारे में। ईएलएसएस का फंड का टोटल पैसों का 80% पैसा कम से कम इक्विटी मार्केट या फिर इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज में निवेश करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, क्राइटेरिया है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी एक कंपनी का इक्विटी शेयर्स में या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा निवेश किया जाता है तो वैसे केसेस में स्कीम का नेट एसेट वैल्यू का 10% से ज्यादा पैसा निवेश नहीं किया जा सकता। और यही चीज जब इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होती है या फिर किसी एक सेक्टर में निवेश होती है या फिर किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम में निवेश होती है, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होती है, यानी स्कीम का नेट एसेट वैल्यू का 10% से ज्यादा निवेश नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर म्यूचुअल फंड का पैसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश की जाती है तो ऐसे केसेस में कौन सी रेस्ट्रिक्शन है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। अगर किसी एक ही सिंगल इशूअर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, तो ऐसे केसेस में जितनी यूनिट्स इशू होती है उसका 10% से ज्यादा किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में म्यूचुअल फंड होल्ड नहीं कर सकती, यानी मैक्सिमम 10% तक होल्ड करके रख सकती है। अगर म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट करना है तो ऐसे केसेस में सेबी का जो एडवर्टाइजमेंट कोड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, एएमसी अपने हिसाब से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, जो मन में कुछ भी आया कुछ भी लिख दिया, कुछ भी स्लोगन दे दिया, कुछ भी कंटेंट डाल दिया, किसी को भी देकर एडवर्टाइजमेंट करवा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड के लिए सेबी का जो एडवर्टाइजमेंट कोड है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ही एक्यूरेट होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा, फेयर, क्लियर, कंप्लीट, अनएम्बिगुअस और कॉन्साइज होना पड़ेगा। उसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट में किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट ऐसा ना हो जो फॉल्स, मिसलीडिंग या फिर बायस या फिर डिसेप्टिव हो। इस तरह की स्टेटमेंट अलाउड नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में किसी भी तरह की कोई टेस्टिमोनियल या फिर रैंकिंग बेस एनी क्राइटेरिया कुछ भी एडवर्टाइजमेंट में डिस्प्ले नहीं कर सकते। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, एडवर्टाइजमेंट को इस तरह डिजाइन नहीं कर सकते जो लोगों को यानी इन्वेस्टर को कंफ्यूज करे, उसको गलत चीज समझाए, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। इस तरह की चीजों को देखकर इन्वेस्टर गलत डिसीजन ले सकते हैं, मिसलीड हो सकते हैं। इसीलिए इस तरह की एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करना टोटली रेस्ट्रिक्टेड है। एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कोई स्लोगन नहीं होगा जो एग्जैगरेटेड है, अनवारंटेड है, क्योंकि इन्वेस्टर जो पैसा निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में
उसका नेचर कैसी है, रिस्क क्या है, रिटर्न किस तरह आ सकती है, इस तरह की चीजों के बारे में अगर बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन होगा, अनवारंटेड होगा, तो डिसीजन लेने में इन्वेस्टर को दिक्कत मिल सकती है। म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी भी तरह की कोई सेलिब्रिटीज को यूज नहीं कर सकते, यानी कोई सेलिब्रिटीज कोई किसी कंपनी के लिए म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। देखिए, हर इन्वेस्टर के पास एक्सपीरियंस नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट को अच्छा से फ्रेम करना चाहिए ताकि एक इन्वेस्टर को जिसको कम जानकारी है, नॉलेज नहीं है, उसको भी समझ में आया। किसी भी तरह की कोई टेक्निकल, लीगल टर्मिनोलॉजी, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज या फिर एक्सेसिव डिटेल्स, इस तरह की चीजें एडवर्टाइजमेंट में डिस्प्ले नहीं होना चाहिए जो इन्वेस्टर को डिस्ट्रैक्ट कर सके। इसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सीड है, साई है, कीम है, उसमें जो भी चीजों के बारे में लिखी गई है उस तरह की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में किसी भी तरह की डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट के साथ या फिर एडवर्टाइजमेंट के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी एडवर्टाइजमेंट में ऐसा चीजें दिखाया गया है वो बहुत ही खराब है, हमारी एडवर्टाइजमेंट में ये चीज है बहुत ही अच्छी है, या फिर दूसरी कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत ही खराब है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत ही अच्छी है। इस तरह की चीजें एडवर्टाइजमेंट में डिस्प्ले नहीं कर सकते। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एडवर्टाइजमेंट में स्टैंडर्ड वर्निंग होना चाहिए और स्टैंडर्ड वर्निंग का एक लेजिबल फॉन्ट भी होना चाहिए। क्लियरली लिखा होना चाहिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये जो लाइन बाय लाइन है, वर्ड बाय वर्ड है, ये पूरे के पूरे लाइन एडवर्टाइजमेंट में छापना पड़ेगा। इसको एडिशन नहीं कर सकते, इसको डिलीशन नहीं कर सकते, किसी भी तरह की कोई चेंज करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है एकदम सेम टू सेम लाइन एडवर्टाइजमेंट में स्टैंडर्ड वार्निंग के रूप में लिखना पड़ेगा, वो भी लेजिबल फॉन्ट में। आखिरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, अगर एडवर्टाइजमेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी स्टैंडर्ड वर्निंग लिखना पड़ेगा। उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा जा सकता, लेकिन स्टैंडर्ड वर्निंग का जो सेंटेंस है उसी को एकदम सेम टू सेम वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। उसको भी किसी भी तरह की कोई एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि अनऑथेंटिकेटेड न्यूज जो होती है उसका सर्कुलेशन का सेबी का गाइडलाइंस क्या है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, अनऑथेंटिकेटेड न्यूज मतलब ऐसा न्यूज, ये रूमर भी हो सकती है या फिर अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन हो सकती है जो क्लाइंट से मिली है या फिर इंडस्ट्री से मिली है या फिर किसी भी तरह की ट्रेड या फिर अदर कोई सोर्स से मिली है जो वेरीफाइड नहीं है। इस तरह की न्यूज को किसी भी एम्प्लॉय या फिर टेम्पोररी स्टाफ या फिर वॉलंटरी वर्कर, चाहे वो ऑफिस में काम करे या फिर ऑफिस के बाहर काम करे, कोई भी इस तरह की अनऑथेंटिकेटेड न्यूज को इनकरेज नहीं कर सकते, किसी दूसरे को सर्कुलेट नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है ब्लॉग्स, चैट फोरम और मैसेंजर साइट के बारे में। इस तरह की चीजों का प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए और एक्सेस भी अंडर सुपरविजन होना चाहिए। किसको एक्सेस देना है, कौन सी चीज के एक्सेस देना है, इन सारे चीज को प्रॉपरली सुपरवाइज करना बहुत ही जरूरी है। ब्लॉग या फिर चैट फोरम या फिर मैसेंजर साइट में जो कोई भी लॉगिन करता है उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत ही जरूरी है। किसको किसको एक्सेस करने का परमिशन है, कौन सी चीज का एक्सेस करने का परमिशन है, कौन सी चीज को पोस्ट करने का परमिशन है, इन सारी चीज के बारे में रेगुलेशन में लिखी गई है। एम्प्लॉय को अगर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरह की मार्केट रिलेटेड न्यूज मिलती है, चाहे उसका ऑफिशियल मेल पे हो या पर्सनल मेल पे हो या ब्लॉग के थ्रू हो या फिर और किसी की सोर्स के थ्रू हो, तो सबसे पहले उसको कंसर्न इंटरमीडिएटरी कंप्लेंस ऑफिसर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेने के बाद वो दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय बिना परमिशन लेकर, बिना अप्रूवल लेकर अगर उसको किसी को फॉरवर्ड करते हैं, इस तरह की चीज को अगर नहीं मानते हैं, तो इसको वायलेशन माना जाएगा सेबी एक्ट के अनुसार, रूल्स के अनुसार, रेगुलेशन के अनुसार। तो ऐसे केसेस में उसके अगेंस्ट में एक्शन भी ली जा सकती है। तो एक कंप्लेंस ऑफिसर इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है, उसका पूरा ड्यूटी होती है इस तरह की एक्शन लेने का और इस चीज को मेंटेन करने का। अब मैं आपको बताऊंगा एक इन्वेस्टर का राइट्स क्या होती है और ऑब्लिगेशन क्या होती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात तो इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करती है तो उसके रिलेटेड जो भी बेनिफिट है, इन्वेस्टर को फुल राइट मिलती है, फुल ओनरशिप मिलती है उस तरह की बेनिफिट को एंजॉय करना। इन्वेस्टर चाहे तो अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टर जिस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट की है उसको चेंज करके दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास ले जा सकता है। इन्वेस्टर चाहे तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इसका फुल अथॉरिटी है, फुल राइट है। इन्वेस्टर अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टर का कुछ भी हो जाता है स्कीम रिलेटेड सारे बेनिफिट नॉमिनी को मिल जाती है। इन्वेस्टर चाहे तो म्यूचुअल फंड का यूनिट्स को प्लेज भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड का यूनिट्स को प्लेस करके एक्सपोजर लेके शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं। अगर इन्वेस्टर को किसी भी तरह की कोई ग्रीवेंस हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए वो रिड्रेसल मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
यानी इन्वेस्टर का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर सकता है। म्यूचुअल फंड का फंडामेंटल एक्टिविटीज का चेंज करने का भी राइट इन्वेस्टर के पास होती है। इन्वेस्टर चाहे तो एएमसी का अपॉइंटमेंट भी टर्मिनेट कर सकती है और म्यूचुअल फंड का अनक्लेम अमाउंट के ऊपर भी इन्वेस्टर का राइट होती है। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एएमसी का जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, हम सभी को पता है सेबी सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है, म्यूचुअल फंड मार्केट को रेगुलेट करती है। तो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड सभी को सेबी रेगुलेट करती है। इसके लिए सेबी का अपना रेगुलेशन है जिसको हम लोग सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 कहते हैं। तो एएमसी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है कि डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलेट करने का, यानी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंटमेंट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर एएमसी के साथ कनेक्ट रहती है। डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस एएमसी को देती है और उसके बदले में एएमसी डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन पे आउट करती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह काम करेगी, किस तरह उसका प्रैक्टिस होगा, क्या रोल्स होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इन सारे चीज को रेगुलेट करने का काम एएमसी की होती है। तो इसीलिए एक एएमसी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को कंडक्ट करना। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेबी ने एक सर्कुलर इशू की है जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एएमसी का क्या रोल होगा, क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरह रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज होगा, क्या चीज कर सकते, क्या चीज नहीं कर सकते, इन सारे चीज के बारे में डिटेल्स में लिखी गई है। इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एएमसी द्वारा जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है उस डिटेल्स में डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर आपको ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो सीरीज में आपको मैं चैप्टर 6 में डिटेल्स में बताऊंगा। तो चैप्टर 6 में जाकर डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको इन्वेस्टर का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगा। अगर किसी इन्वेस्टर को किसी एएमसी के बारे में या फिर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, वो किस तरह अपना ग्रीवेंस को रिड्रेस करेगा, यानी वो अपना ग्रीवेंस को किस तरह सॉल्व करेगा, कहां से उसको सॉल्यूशन मिल सकता है। उसके लिए सबसे पहले इन्वेस्टर एएमसी का जो इन्वेस्टर सर्विस सेंटर है उसमें अप्रोच करती है। यानी इन्वेस्टर सर्विस सेंटर में वो ईमेल कर सकता है या फिर डायरेक्टली कॉल करके अपना कंप्लेन कर सकता है या फिर उसकी वेबसाइट में विजिट करके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकता है। अगर फास्ट लेवल पे कंप्लेन सॉल्व नहीं होता है, रिड्रेस नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में एएमसी का सीनियर लेवल में उसको एस्केलेट की जाती है। उसके बाद इन्वेस्टर चाहे तो कंप्लेन डिटेल्स लेकर सेबी के पास भी कंप्लेन कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एएमसी के पास कंप्लेन आने के बाद 21 कैलेंडर डेज के अंदर इन्वेस्टर का जो इशू है, कंप्लेन है, एएमसी को उसको सॉल्व करना पड़ेगा, रिड्रेस करना पड़ेगा। और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस के बारे में बोर्ड द्वारा स्पेसिफाई की जाती है। अगर कोई इन्वेस्टर सेबी में कंप्लेन करना चाहता है तो उसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसको हम लोग सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम, इन शॉर्ट स्कोर कहते हैं। तो स्कोर क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम। ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज गिवन रिड्रेसल सिस्टम मैकेनिज्म है, टोटली ऑनलाइन प्रोसेस होती है और इसको सेबी मैनेज करती है। अगर किसी इन्वेस्टर को कंप्लेन करना है ऑनलाइन तो सेबी का स्कोर का जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं, score.gov.in, ये वाली वेबसाइट में विजिट करके अपना कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं। इन्वेस्टर चाहे तो ऑनलाइन में कंप्लेन करने के बाद उस कंप्लेन का जो स्टेटस है उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। जब कोई इन्वेस्टर स्कोर के थ्रू किसी मार्केट इंटरमीडिएट्स के बारे में या फिर लिस्टेड कंपनीज के बारे में या फिर एएमसी के बारे में कंप्लेन करता है तो इस तरह के कंप्लेन रिलेटेड कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। अगर एएमसी के बारे में कंप्लेन है तो एएमसी को इन्फॉर्म की जाती है। अगर एएमसी के बारे में कंप्लेन है तो एएमसी को कंप्लेन रिसीव होती है। अगर लिस्टेड कंपनीज के बारे में कंप्लेन है तो लिस्टेड कंपनीज को कंप्लेन रिसीव होती है। अगर किसी मार्केट इंटरमीडिएट्स के बारे में कंप्लेन है तो उसको भी कंप्लेन रिसीव होती है। अगर किसी इन्वेस्टर को ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च करना नहीं आता है, यानी स्कोर को कैसे यूज करना है, कैसे एक्सेस करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं है या फिर उसका एक्सेस नहीं है, तो ऐसे केसेस में वो फिजिकल फॉर्म फिलअप करके सेबी का ऑफिस पहुंचकर वो कंप्लेन दर्ज कर सकता है। ऐसे केसेस में कंप्लेन को दर्ज करने के बाद कंप्लेन डिटेल्स को स्कैन की जाती है और उसको स्कोर के वेबसाइट में प्रोसेस के लिए अपलोड की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह की एंटिटीज का कंप्लेन सेबी हैंडल करती है। अगर कोई इन्वेस्टर लिस्टेड कंपनीज के बारे में कंप्लेन करती है या फिर आरटीए के बारे में कंप्लेन करती है तो सेबी इस तरह का कंप्लेन को लेती है और उसको हैंडल करती है। ब्रोकर या फिर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स या फिर डिपोजिटरी के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के बारे में, और भी कई तरह का एंटिटीज है जैसे कि केआरए, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, मर्चेंट बैंकर के बारे में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में अगर कोई कंप्लेन है तो इस तरह की कंप्लेन को सेबी हैंडल करती है।
अब मैं आपको एजेंडा के हिसाब से जो आखिरी टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा, जहां पर मैं इंटरमीडिएरीज के लिए एमफी का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एमफी यानी द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक एथिक्स मेंटेन की जाती है, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन की जाती है, उसके साथ साथ इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रमोट करने का काम एमफी की होती है। और यही नहीं है, उसके साथ साथ एमफी कोड ऑफ एथिक्स यानी एसीई, इसको भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फॉलो करवाने का काम एमफी करवाती है। अब सवाल है, एसीई यानी एमफी कोड ऑफ एथिक्स क्या है। ये एक स्टैंडर्ड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस का सेट है, यानी गुड प्रैक्टिस करना, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए जो एसीई के अंदर लिखी गई है। तो एसीई को एसेट मैनेजमेंट कंपनी को फॉलो करना है, क्योंकि जब ऑपरेशन रिलेटेड काम किया जाता है, इन्वेस्टर के साथ डीलिंग किया जाता है, इंटरमीडियरीज के साथ काम किया जाता है, पब्लिक के साथ डील किया जाता है, तब एएमसी को गुड प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए। इसीलिए उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ गुड प्रैक्टिस क्या मेंटेन करना चाहिए, उन सारी चीज के बारे में एसीई के अंदर लिखी गई है। तो इंटरमीडियरीज क्या फॉलो करेगा, उसका गाइडलाइंस क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए। इसीलिए एमफी ने एक फ्रेमवर्क बनाई है जिसका नाम है एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडियरी। इन शॉर्ट हम लोग OGNI कहते हैं, जहां पर इंडिविजुअल एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस, बैंक्स, जो भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के साथ सेलिंग रिलेटेड काम करते हैं, इन सभी के बारे में इसके अंदर गाइडलाइंस दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर कोई इंटरमीडियरीज कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, अगर ब्रीच करते तो क्या होगा। ऐसे केसेस में एमफी का क्या रोल होना चाहिए। तो चलिए एमफी का जो एक्शन है उसको सीक्वेंस के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमफी इंटरमीडिएरी को लिखती है, जहां पर इंटरमीडिएरी के बारे में जो कंप्लेन है, आदर्श जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो सब कॉपी करके भेजती है और 3 हफ्ते के अंदर इंटरमीडिएरी से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मांगती है। अगर 3 हफ्ते के अंदर इंटरमीडिएरी से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन मिली है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसे केसेस में इंटरमीडिएरी को वार्निंग लेटर लिख सकते और ऐसा बता सकती है कि इस तरह का वायलेशन अगर नेक्स्ट टाइम हुई तो एमफी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकती है। अगर सेकेंड टाइम उसी इंटरमीडिएरी ने सेकेंड टाइम वायलेशन करती है तो ऐसे केसेस में एमफी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है और उसका इंटीमेशन सारे के सारे एएमसी को बताती है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। आप चाहे तो मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।